अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? दोस्तों, डाकू नाम सुनते ही हमारे मन में एक काला टीका, हाथ में बंदूक और सर पर पगड़ी पहने एक डरावनी शक्ल आ जाती है। कोई समय था जब भारत की चंबल घाटी को डाकुओं का गढ़ माना जाता था। ये हिंदुस्तान का वो दौर था जब चप्पे चप्पे पर डाकू की दहशत हुआ करती थी, जिनके नाम सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाया करते थे। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में चंबल घाटी पर रहे इतिहास के सबसे खूंखार डाकुओं के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वापस आते अपनी स्टोरी पर और जानते हैं उन खूंखार डाकुओं के बारे में। मान सिंह राठौर। दोस्तों, जिस डाकू की हम बात करने जा रहे हैं, मजबूरी में हथियार उठाने का उससे बड़ा उदाहरण शायद ही कहीं आपको मिले। वो परिस्थितियां कैसी हो सकती हैं जब एक व्यक्ति को हथियार उठाने पड़ जाएं, शायद ये किसी को पता हो। बता दें कि मान सिंह ताजमहल से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खेड़ा राठौर गांव से ताल्लुक रखते थे। वो एक अच्छे खासे किसान थे और ये तो हम सभी जानते हैं कि किसान के पास एक जमीन ही होती है जिसके आश्रय उसका परिवार चलता है। यही जमीन मान सिंह के बागी बनने का कारण भी बनी। गांव के साहूकारों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। विवाद बढ़ गया और इसी विवाद ने उनके बेटे की हत्या कर दी। मान सिंह एक उम्र बिता चुके थे, इसीलिए उन्होंने अपने जोश में होश नहीं खोया, बल्कि दोषियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़कर उन्हें सजा दिलाने की सोची। लेकिन तब तक उनके परिवार के 11 सदस्यों की हत्या और हो गई थी। पानी सिर के ऊपर निकल चुका था। उन्हें अब कहीं और से भी न्याय मिलता नहीं दिख रहा था। अंत में उन्होंने अपने परिवार के 11 सदस्यों के संग मिलकर हथियार उठा लिए। मानो उनके साथ जुल्म करने वालों की शामती आ गई और साथ ही उनकी भी, जो गरीब मजलूमों को सता रहे थे। उनकी बंदूक की नाल जो 1939 में खुली, उसका शोर 1955 तक लगातार सुनाई देता रहा। मान सिंह और उनके गिरोह के खाते में 185 हत्याओं, 1112 लूट के मामलों के साथ 32 पुलिस वालों की हत्याएं भी दर्ज हो चुकी थी। एक तरह से मान सिंह चंबल के सभी डकैत गिरोहों में सबसे खूंखार माने जा चुके थे। लेकिन उन्होंने कभी किसी गरीब के साथ जुल्म नहीं होने दिया। एक तरफ वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ गरीबों की दुआओं से उनकी झोली भर रहे थे। उम्र हो चली थी, इसीलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लोकमन दीक्षित उर्फ लुक्का पंडित के हाथ में सौंप दी। साल 1955 में मान सिंह पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। मान सिंह गरीबों में इतने प्रचलित थे कि उनकी मौत के बाद उनके गांव खेड़ा राठौर में उनका मंदिर भी बनवाया गया। इस मंदिर में उनके नाम की लिखी चालीसा का पाठ के साथ साथ सुबह शाम उनकी पूजा भी होती है। 1971 में मान सिंह पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसमें दारा सिंह ने मान सिंह का किरदार निभाया था। मोहर सिंह गुर्जर। ये 1958 की बात है, जब एक लड़का बंदूक लेकर चंबल के दंगल में कूदा था। तब मान सिंह, लाखन सिंह, लुक्का पंडित जैसे चोटी के डकैतों का बोलबाला था। उधर पुलिस कई खूंखार डकैतों को ढेर कर चुकी थी, लेकिन इस नौसिखिए ने 150 साथी जुटाकर अपनी एक नई गैंग खड़ी कर दी। नाम था मोहर सिंह गुर्जर। मध्य प्रदेश के एक गांव का ये लड़का भी आम लड़कों की तरह ही था, लेकिन एक जमीनी विवाद ने मोहर की जिंदगी बदल दी। पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद छिड़ा तो मोहर और उनके परिवार वालों को दुश्मनों ने जमकर पीटा। नया खून था। अपने और अपने परिवार के साथ हुई इस बदसलूकी को बर्दाश्त न कर पाया। मसलन दुश्मन को गोलियों से भून दिया। जिस उम्र में लड़के भविष्य भी तय नहीं कर पाते, उस उम्र में मोहर हत्यारा बन चुका था। पुलिस उसे हर जगह ढूंढ रही थी। अब उसके पास एक ही रास्ता था कि डाकुओं के किसी गिरोह का हिस्सा बन जाए। मगर यह भी इतना आसान नहीं था। कोई भी गिरोह किसी नौसिखिए को अपने तल में लेकर गले का ढोल नहीं बनाना चाहता था। हर तरफ से उसे भगा दिया गया। अंत में मोहर ने फैसला किया कि वह खुद की गैंग बनाएगा। उसने अपने जैसे 150 साथियों को अपने साथ जोड़ा और मोहर सिंह गुर्जर की गैंग लेकर चंबल के सिंहासन की दौड़ में कूद पड़ा। कौन जानता था कि ये नौसिखिया लड़का 14 सालों तक चंबल पर राज करेगा। 1960 में मोहर सिंह पर उस समय का सबसे ज्यादा इनाम था। इनाम की रकम थी 2 लाख रुपए, साथ ही पूरे गैंग पर 12 लाख का इनाम। पुलिस रिकॉर्ड में मोहर सिंह और उसके गैंग पर 80 से ज्यादा हत्याओं और 350 से ज्यादा लूट के मामले दर्ज थे। वो मोहर डाकू ही था जिसने अपने समय में डकैती का एक नया इतिहास लिखा था। बीहड़ के जंगलों में बैठकर किसी ने पहली बार दिल्ली के किसी मूर्ति तस्कर का अपहरण कर 26 लाख की फिरौती वसूली थी। ये घटना 1965 की है।
अंत में जब जेपी आंदोलन ने जोर पकड़ा तब 500 बागी डाकुओं के साथ मोहर सिंह ने भी जयप्रकाश नारायण की गोद में अपना हथियार रख आत्मसमर्पण कर दिया। कहते हैं मोहर अपने उसूलों का पक्का था। अपने डकैती के जीवन काल में मोहर और उसके गिरोह ने कभी किसी औरत की आबरू पर हाथ नहीं डाला था। मोहर का यह खुला ऐलान था कि अगर उनके गिरोह का कोई भी डाकू किसी औरत की तरफ आकर्षित हुआ तो उसे गोली मार दी जाएगी। पकड़े जाने के बाद भी मोहर सिंह का रौब कम न हुआ। मोहर ने एक साक्षात्कार में बताया कि जब पुलिस के अधिकारी ग्वालियर जेल आए तब मोहर सिंह से बोले कि अगर हमें 8-10 दिन का समय और मिल जाता तो जेल के बाहर ही उसका खेल खत्म कर दिया जाता। इस पर मोहर सिंह का जवाब था कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, कर लो मुठभेड़। जेल से बाहर रहते हुए भी कभी मेरी सूरत तक नहीं देख पाए और आज मुझे डरा रहे हो। उनके इसी रौब के चलते पुलिस वाले भी उनसे खौफ खाते थे। पान सिंह तोमर। दोस्तों, पान सिंह तोमर को तो शायद ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। पान सिंह तोमर के ऊपर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी है जिसमें पान सिंह को एक नेशनल लेवल के धावक से लेकर बागी बनने तक की कहानी को बताया गया है। तोमर के डकैत बनने के पीछे जमीन विवाद की एक कहानी है। डकैत बनने से पहले पान सिंह तोमर रुड़की स्थित बंगाल इंजीनियर्स में सूबेदार के पद पर तैनात थे। बाद में उनका चयन भारतीय सेना के लिए हो गया। 3000 मीटर की बाधा दौड़ में 9 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करने का रिकॉर्ड पान सिंह तोमर के नाम था, जिसे 10 सालों तक कोई भी नहीं तोड़ पाया था। सेना से निवृत्त होने के बाद जब तोमर अपने गांव पहुंचे तो वहां उनका विवाद बाबू सिंह के साथ हो गया। बाबू उसके परिवार का ही व्यक्ति था जिसने उसके हिस्से की जमीन पर कब्जा कर लिया था। तोमर ने बाबू सिंह की हत्या कर दी और खुद को बागी घोषित कर दिया। बाद में 60 सदस्यीय पुलिस दल के साथ हुई मुठभेड़ में पान सिंह तोमर अपने 10 साथियों के साथ मारा गया। जगजीवन परिहार। उत्तर प्रदेश के कुरेला गांव में जगजीवन परिहार ने ब्राह्मण परिवार के मुखिया की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद वो डकैत सलीम गुर्जर के गिरोह के साथ जुड़ गया। कुछ दिनों के बाद सलीम के साथ अनबन होने की वजह से परिहार ने अपना एक अलग गिरोह बना लिया। अपना गिरोह बनाने से पहले परिहार मध्य प्रदेश पुलिस के लिए मुखबर का भी काम करता था। परिहार को दबोचना स्थानीय पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौती भरा काम था, क्योंकि उसे ग्वालियर और भिंड क्षेत्र के लोगों का समर्थन प्राप्त था। जगजीवन परिहार ने प्रण लिया था कि वो अपने जीवन काल में 101 लोगों की हत्या करेगा। वर्ष 2001 के मार्च महीने में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने परिहार को मार गिराया। इस घटना में एक इंस्पेक्टर की भी मौत हो गई थी। राम बाबू और दयाराम गड़रिया। राम बाबू और दयाराम गड़रिया भाई थे जो बाद में कुख्यात डकैत बन गए। ये गिरोह इस सफाई के साथ काम करता था कि पुलिस तक ये समझ नहीं पाती थी कि आखिर कितने सदस्य हैं इसके। माना जाता है कि वर्ष 1997 और 98 में रघुवीर गड़रिया ने इस गिरोह को बनाया था। दरअसल रघुवीर की पत्नी उसे छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने चली गई थी। रघुवीर ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी और अपने भतीजों राम बाबू, दयाराम, विजय, प्रताप और गोपाल के साथ मिलकर एक गिरोह बना लिया। वर्ष 1999 के दौरान गोली लगने की वजह से रघुवीर मारा गया। वर्ष 2000 में इस गिरोह के कई सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गए, लेकिन ये लोग 2001 में एक जेल से दूसरे जेल ले जाते समय पुलिस को झांसा देकर भाग निकले। 2006 के अगस्त महीने में एक मुठभेड़ के दौरान दयाराम की मौत हो गई। वहीं 2007 में राम बाबू एक मुठभेड़ के दौरान मारा गया। तो दोस्तों, ये थे चंबल के वो खूंखार डाकू जिनके नाम से भी लोग कांपते थे। आपका इनके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो आज पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप Facebook पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।